होता तो सूरज की रोशनी हम तक पहुंच ही नहीं पाती, बिकॉज सूरज और धरती के बीच में कोई मीडियम नहीं है। एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं ऊपर। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड। ये फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा कि लाइट की स्पीड क्या है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोल लो आप, या फिर बोल लो 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड की ऐसा यूनिट होती है। इसलिए आपको ये इस फॉर्म में याद रखना जरूरी है। आपके एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल लाइट की स्पीड पे बेस्ड आता है तो आपको यही फॉर्मूला या यही डेटा यूज करना पड़ेगा। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या होता है लाइट का, जो है जो आपका जो होमोजीनस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, अगर लाइट उसमें ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, उसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लीनियर वर्ड से याद रखेंगे आप, लीनियर का मतलब होता है लाइन में ट्रेवल करना, और होमोजीनस ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब यह है कि जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है वो मीडियम बिल्कुल एक जैसा है। जैसे एयर में ट्रेवल करेगी अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मैं जो बातें बोलूंगा वो सारी बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू भी आना है। तो यहाँ से कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन, कोई भी जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, वो एमसीक्यू में आपकी हेल्प कर सकता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें रे ऑफ लाइट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक है, जिस डायरेक्शन से वो जा रही है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी हमारी, वो है आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। और एक है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसके दो नाम है, ये आपको चारों नाम पता होने चाहिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये हमारे पास जो डायग्राम है ये हमारे पास है रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम, या बोल सकते हैं आप स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इसमें हो क्या रहा है, इसमें लाइट जो है स्ट्रेट आ रही है, टकरा के वापस जा रही है। ये आपके पास मल्टीपल रेज दिखा दी हैं। आपको कोई भी एक डायग्राम सिंपल सा पता होगा, सिंपल से आप, हमें इतना तो पढ़ा ही है पूरे साल। स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन इज द परफेक्ट मिरर लाइक रिफ्लेक्शन, है ना। जैसे आप मिरर में जो इमेज देखते हैं अपनी, वहां पे होता है एग्जैक्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इन मिरर आ वाटर सरफेस हाईली पॉलिश फ्लोर्स आर एग्जांपल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शंस। इरेगुलर में क्या होता है, डिफ्यूज्ड कहते हैं हम इसके अंदर। यहाँ पे जो है जो सरफेस जिस पे लाइट टकरा रही है वो प्रॉपर प्लेन नहीं है, वो उबड़ खाबड़ टाइप है, ठीक है, समतल नहीं है बेसिकली। Irregular reflection or diffuse reflection takes place when a ray of light incident on wall, wood which is not smoother polished, है ना। ऐसी कोई भी चीज जिसके लाइट पड़ रही है वो प्रॉपर पॉलिश्ड ना हो, वो प्लेन ना हो, तो उस केस में हमारे पास होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन जो प्लेन सरफेस से होता है उस केस में क्या होने वाला है, आपको पता है कि अगर आपका रिफ्लेक्शन जो है किसी भी सरफेस से हो, प्लेन से हो या डिफ्यूज से हो, तो कुछ हमारे पास होते हैं लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपको पता होंगे और वो आपको याद होने चाहिए। हम सीधे उसी पॉइंट पे आते हैं। ये आपको दिख रहा है, एक मिरर है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास जो है एक लाइन आ रही है, इंसिडेंट रेस को बोलते हैं हम। और ये लाइन टकरा के, ये हमारा नॉर्मल एक्चुअल में, ठीक है, दिस इज नॉर्मल। और ये लाइन टकरा के यहाँ से जा रही है, इस साइड से जा रही है। एक सेकेंड, हाँ, ये लाइन जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होते हैं। ओके, तो हम ये पढ़ लेते हैं पॉइंट्स में। द रिफ्लेक्शन एट एनी प्लेन सरफेस इज फाउंड टू बी ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी भी सरफेस पे अगर लाइट टकरा के वापस जा रही है तो वहां पे उसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने होते हैं, जो कि हमारे पास दो लाइन में है। पहला पॉइंट कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये सभी के सभी एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ये हमारा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंड दूसरा हमारा कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात आपको पता होगा। और इसके अंदर एक और बात, हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको दिखाते हैं आई से, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाते हैं स्मॉल आर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचर क्या होने वाला है, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आपको ये बात पता है कि जितने भी आप जो है प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इमेज बनती है हमारी, वो सारी कैसी होती हैं, एक तो रियल होती हैं, एक वर्चुअल होती हैं। रियल मतलब वो इमेज बिल्कुल जैसे आप हैं वैसे ही होती है, और वर्चुअल मतलब एक्चुअल में क्या होगा कि आप मिरर के अंदर जब देखते हैं तो आपके मिरर के अंदर जो है जितनी दूर आप मिरर के सामने खड़े होते हैं उतना ही अंदर एक इंसान खड़ा नजर आता है। इसलिए हम उसको वर्चुअल बोलते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। हिंदी में इसका नाम है आभासी। अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। इमेज बनने का सिंपल सा ही फंडा है, जब भी रेज टकराने के बाद जहां इंटरसेक्ट करेंगी, जहां काटेंगे एक दूसरे को, तभी इमेज बनेगी, ठीक है। अब एमसीक्यू यहां से बन सकता है कि एक लाइन दे देगा कि इमेज फॉर्म्ड व्हेन, नीचे चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, जब आपकी एक्चुअल में इंटरसेक्ट होंगी रिफ्लेक्टेड रेज तभी आपकी इमेज बनती है। और वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट बट अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम इट। अब रियल इमेज कब बनती है, जब आपकी रेज डायरेक्ट कटती हुई नजर आती है आपको, और वर्चुअल बनती है जब रियलिटी में कट नहीं रही है वो,
लेकिन हम उन्हें एक्सटेंड करके कटा हुआ प्रूव करते हैं, इंटरसेक्शन प्रूव करते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे देखिए, ये हमारे पास क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है, ये सामने खड़ा है ऑब्जेक्ट, और ये इमेज यहाँ पे लाइट टकरा के ही हो जा रही है, ठीक है। अब ये एक्चुअल में कहीं रिफ्लेक्टेड मिलती तो है नहीं, कट रही नहीं यहाँ पे हमारे सामने फ्रंट में, तो हम इनको पीछे लेके जाते हैं, और हम जब पीछे लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएंगी आपको। इसीलिए हम इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये स्क्रीन के ऊपर नहीं बन रही, ये स्क्रीन के बैक साइड में बन रही है, इसलिए इसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अब रे डायग्राम्स प्लेन मिरर के ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, तो वी कैन स्किप दिस। बस इतना याद रखेंगे आप कि यहाँ पे जो लेफ्ट का राइट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है, जो आपके सामने, आप मेरे के सामने खड़े होते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड अंदर राइट दिखाई देता है, आपका डाउन नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पी को देखिए आप, पी का जो ये वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा हमारे पास है, ये कहाँ पे है, ये है आपका राइट साइड में, उधर जाके वो लेफ्ट साइड में हो गया है, ठीक है। तो ये आपको लेफ्ट का राइट याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर, जो हमारे चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A mirror whose polished or reflecting surface is part of hollow sphere of glass or plastic is called spherical mirror। मतलब बेसिकली क्या कह रहा है आपसे कि आपके पास एक गोल कांच की बोल है, मान लीजिए, आप उसे बीच से तोड़ देते हैं तो उसके दो हिस्से बनेंगे, और आपने उसके एक हिस्से पेंट कर दिया या पॉलिश कर दिया, तो जो उसका अपर पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। एक हमारा हो सकता है कॉनकेव, एक हो सकता है कॉन्वेक्स, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है पहले से। इन आर spherical mirror one of the two curved surface is coated with the thin layer of silver। याद रखेंगे आप, मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बढ़िया अच्छा बनाने के लिए हम सिल्वर की कोटिंग करते हैं उसके ऊपर, बाय अ कोटिंग ऑफ रेड लेड ऑक्साइड पेंट। दस आपने कभी कांच को देखा हो बैक साइड से, जो घर में प्लेन मिरर होते हैं उसको भी देख सकते हैं आप, उसके बैक साइड में आपको लाल रंग का पेंट दिखाई देगा, और लाल रंग से पहले आपने जो पेंट किया होगा वो सिल्वर होगा, मतलब ट्वाइस कोटिंग होती है। जो आपने सिल्वर की कोटिंग की है उसके ऊपर आप लेड रेड कलर की ऑक्साइड की पेंटिंग करते हैं। वन साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज ओपेक। ओपेक का मतलब होता है कि एक साइड आपको नजर नहीं आया कुछ भी, मतलब उधर आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते, सेकंड साइड ही देखेंगे आप। इन डायग्राम ओपेक साइड ऑफ मिरर इज ऑलवेज शोज बाय शैडो, है ना, आप शैडो से दिखाते हैं, शैडो बोले तो कुछ इस प्रकार से, ये आपने यहाँ पे शैडो कर दिया है, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉल थी कांच की, इसकी बात कर रहा था मैं, ठीक है, उसे आपने बीच से तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद उसका एक हिस्सा ले लिया आपने, एक हिस्से पे आपने अंदर की तरफ पेंट कर दिया, एक हिस्से पे आपने बाहर की तरफ पेंट कर दिया। जिस हिस्से पे आपने अंदर की तरफ पेंट किया है और जहां आप शक्ल देखने वाले हैं वो हिस्सा बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर वैक्स लगा दिया आपने, याद रखने के लिए। एंड कनकेव के अंदर क्या हो जाएगा, कनकेव के अंदर आप जहां देख रहे हैं, जिसके अंदर, जिस मिरर के अंदर देख रहे हैं, जिस पोर्शन के अंदर आप देख रहे हैं, वो एक केव की शेप में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कनकेव मिरर। ओके। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि ये इसके अंदर जो है ना कुछ इमेजनरी लाइंस होती हैं, पोल्स होते हैं, वो देखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कन्वेक्स के अंदर इस साइड में, और इधर आप कनकेव के अंदर देखेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है क्लियरली, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे किस प्रकार से है। ओके, चलिए अब देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक गोल बॉल को तोड़ा है, तो उस बॉल का, सर्कल का एक सेंटर होता है हमेशा, तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों मिरर के लिए काम करेगा। आप देख पा रहे होंगे कन्वेक्स मिरर के केस में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, जिस साइड आपने पॉलिश किया है उसी तरफ है, यानी आप कह सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट कनकेव मिरर में ऐसा नहीं है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेम साइड है, जिस साइड आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर ही आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये बात याद रखना आप, कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेम साइड में होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ देखिए आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, जो हमारा पॉलिश्ड पार्ट है उसके अपोजिट साइड में, और यहाँ पॉलिश्ड पार्ट की सेम साइड में है कॉन्वेक्स मिरर केस में। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अगर आप जो है इस सर्कल की रेडियस निकालें, सी से ज्वाइन कर दे सर्कमफ्रेंस को, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम अप्लाइज विद द मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच इज मिरर इज अ पार्ट, है ना, जिस जिस सर्कल का मिरर एक पार्ट है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि यहाँ से सी से यहाँ पे आएगा निकल के। आगे देखेंगे लाइन, लीनियर अपर्चर क्या होता है। लीनियर अपर्चर इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स एक्स एंड वाई। जैसे हमारे पास ये मिरर है, आपने एक टुकड़ा लिया है ना, तो आपने क्या किया, एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस जो ले लिया निकाल के, उसे बोलते हैं लीनियर अपर्चर। तो एक्स वाई हमारा क्या है, लीनियर अपर्चर है। या कह सकते हैं आप कि ये जो बाउंड्री है हमारी इस मिरर की पूरी, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आप लो, एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है, इसका एक्स है इसका वाई है, ठीक है। इसके ऊपर ना एक ही पैराग्राफ है एनसीईआरटी के अंदर, तो वहां से भी अगर एमसीक्यू बनाना चाहे बना सकता है। तो मैंने आपको बता दिया लीनियर अपर्चर होता क्या है, ये आपके मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आपको जो डिस्टेंस मिलता है दैट इज कॉल्ड लीनियर अपर्चर। पोल क्या होता है,
पोल जो है एक मिड पॉइंट होता है हमारे एपरेचर। एपरेचर ये हमारे पास जो हिस्सा है, टुकड़ा जो लिया था आपने पूरे गोल बॉल का, उसके जिस हिस्से को आप मिरर बना रहे हैं, उसके बीचों बीच के एक पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। जैसे इसका पोल ये रहा और इसका पोल ये रहा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन जो बिल्कुल क्लियरली इस मिरर के बीचों बीच पास होके जा रही है, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपने एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर दी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को क्रॉस करते हुए आर पार निकल रही है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंडरी एक्सिस हमारे काम की नहीं है, यू कैन स्किप दिस। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल भी इस मिरर के अंदर, इस मिरर के केस में इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, वी कैन स्किप दिस। अब आएंगे आप इस पे। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? अगर आप किसी भी मिरर के अंदर, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, इवन प्लेन हो, अगर वहां पे कुछ पैरेलल रेज डालते हैं तो वो टकरा के वापस आएंगी और सारी एक जगह पे मिलेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे इस केस में यहाँ मिल रही हैं। कनकेव मिरर केस में याद रखेंगे आप, कनकेव मिरर केस में सारी की सारी पैरेलल रेज टकरा के बिल्कुल सामने मिलेंगी, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, ठीक है। तो जहां पे वो मिलती हैं उसी को बोलते हैं फोकस, और यू कैन से प्रिंसिपल फोकस। इसको हम स्मॉल जो है एफ से दिखा सकते हैं। स्मॉल एफ से हम दिखाते हैं फोकल लेंथ को, इसको हम एफ से दिखा देंगे, कैपिटल एफ से, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फोकस। अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे अजीब हो रहा है, यहाँ पे जो है आपकी रेस जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी रेस जा रही है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे दिखाई नहीं देगा कि वो वापस आके मिलेंगी। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम उनको बैक साइड लेके जाते हैं। देखो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर वाला हिस्सा, यहाँ आप खड़े होंगे और यहाँ से आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे इसको, तो यहाँ पे जो आपकी रेस पड़ेंगी वो टकरा के वापस आएंगी, लेकिन कभी मिलेंगी नहीं, आपको सेम साइड कभी मिलती नजर नहीं आएंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि कनकेव मिरर केस में जो इमेज बनती हैं वो कैसी बनती हैं, वर्चुअल बनेंगी, बिकॉज वो मिल नहीं रही हैं, वो डायरेक्टली पीछे ले जाकर वो मिलानी पड़ रही हैं। और कनकेव में ज्यादातर जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, सिवाय एक केस को छोड़ के, आई गेस, ठीक है। The rays of light parallel to the principal axis of mirror after reflection either pass through a point in case of concave mirror or appear to diverge from a point। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से डाइवर्ज होती नजर आ रही है, तो इसका प्रिंसिपल फोकस जो है वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में ही होता है। ओके। फोकल लेंथ क्या है? ये बिल्कुल वही है। फोकल लेंथ का मतलब इतना सा है कि आपने पी और एफ को, कैपिटल पी कैपिटल एफ को ज्वाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, लेटर एफ, वो भी स्मॉल वाला, उससे डिनोट करते हैं हम इसको। ओके चलिए। अब डिफरेंस क्या है? सिंपल सा है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर, कन्वेक्स के केस में, ऊपर देखिए दोबारा से, कन्वेक्स हमारे पास ये रहा। कन्वेक्स मिरर के केस में जो है ये कन्वेक्स, यहाँ पे गलत लिखा है एक्चुअली, यहाँ कन्वेक्स आना चाहिए था, दिस इज कॉनकेव, दिस इज कन्वेक्स, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर केस में जो है हमारे पास जो है फोकल लेंथ जो है वो, फोकस जो लाई करता है बिहाइंड द मिरर लाई करता है, और कनकेव में फ्रंट में लाई करता है। The focus is virtual as rays of light after reflection appear to come from the focus। यहाँ पे जो आपके पास जो फोकस है वो वर्चुअल है, और यहाँ जो फोकस है वो क्या है, रियल है। अब साइन कन्वेंशन देखते हैं, जहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है सभी को। साइन कन्वेंशन याद करने का सिंपल सा फंडा ये है कि आप जो है अपने नाइन्थ या टेंथ क्लास में आपने जो थ्री डी ज्योमेट्री पढ़ी थी, बेसिकली आपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, ग्राफ वाली, वो याद कर लीजिए, उससे आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक है। पहले मैं रीड करता हूँ, फिर अपनी भाषा में एक्सप्लेन करूंगा इसे मैं। ऑब्जेक्ट्स इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, है ना। आपको याद रखना है कि मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस तरफ भी है, आप उसके लेफ्ट साइड में ही जो है मिरर को, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हमेशा। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सारे डिस्टेंस को अगर आपको नापना है, कैसे डिस्टेंस को नापना है? आपको अगर नापना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को, तो हमेशा पोल से नापेंगे आप। डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव एंड डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू दैट आर इंसिडेंट रेज आर नेगेटिव। इस भाषा को भूल जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है आपसे ये। देखिए, अगर मैं आपके सामने यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ड्रॉ हो जाएगा अगर तो, ठीक है। ये हमारे पास एक तरीके से एक्स वाई एक्सिस बना दी मैंने, ठीक है। अगर मैंने एक्स वाई एक्सिस बना दी है तो आपको एक बात पता है कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ है, मतलब इस साइड का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, एक्स वाली जो एक्सिस हमारी होती है वो पॉजिटिव होती है। इधर जाएंगे आप तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर आपको डिस्टेंस ऐसे नापना है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली, इसको बोलते हैं वर्टिकली, ठीक है। तो ऊपर की तरफ वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इतना ही सिंपल है, अगर आपको ये बात याद है तो आप समझ जाएंगे आसानी से। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा है मान लीजिए। ओके। तो अब आप मुझे बताइए, अगर आप यू नापते हैं, इधर से इधर की तरफ नापेंगे, इधर से इधर की तरफ नापेंगे, और यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ कर दूं अभी के अभी वही जो मैंने ऊपर बना रखा है,
ठीक है, तो आप मुझे बताएं, इधर अगर डिस्टेंस नापेंगे तो एक्स एक्सिस इधर नेगेटिव होती है, तो जो भी डिस्टेंस यहाँ नापा जाएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, वही नीचे लिखा हुआ है। वो डिस्टेंस क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। और अगर आपको डिस्टेंस नापना पड़ जाए इधर इस साइड में, तो आपका पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर इस लाइन के ऊपर की तरफ नापना पड़े आपको, ऑब्जेक्ट की हाइट नापनी हो, तो वो क्या लेंगे आप, ऊपर की तरफ जो भी हाइट लेंगे आप, वो क्या लेंगे आप, पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज ऊपर की तरफ वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हाइट अगर नीचे की तरफ लेनी पड़ जाए आपको, तो वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन है। किसी को साइन कन्वेंशन डाउट है अभी तक, बताओ भाई, मैं रिपीट कर दूंगा इसे, बताओ। एनीवन? जग रहे हो ना, सो तो नहीं गए? मैं भजन सा कर रहा हूँ बैठ के, बताओ। अरे माइक ऑन करके बोल लो एक जना। नहीं है भैया, कोई डाउट आ गया समझ में। नहीं है भैया। नहीं है। तुम सबने सबने मिली भगत बना रखी थी, एक साथ बोलना है, तीन चार। नहीं तो। ठीक है, चलो ठीक है, डाउट नहीं, अच्छी बात है। भाई ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जरूरी है, अगर आपने इसको समझा नहीं तो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं होंगे, सारे गलत कर दोगे आप। इमेज की हाइट गिवन है, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, ठीक है, उस सबको साइन के अकॉर्डिंग यूज करना है, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे जीरो, नील बटा सन्नाटा। ओके, अब यहाँ आ जाओ। ये जो आपके पास डायग्राम था ना, वो डायग्राम दिया था इन्होंने कनकेव मिरर का, और नीचे दिया हुआ है आपको कॉन्वेक्स मिरर का। बट क्या, मुझे बताओ आप, क्या इन दोनों के लिए साइन कन्वेंशन अलग से पढ़ने की जरूरत है? आंसर इज नो। बिकॉज मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास ग्राफ वाली एक्स और वाई एक्सिस होती है उसको आपने दिमाग में रख लिया, तो बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे आप। वही सेम रूल यहाँ अप्लाई होगा। ठीक है, मैं इसे स्किप करता हूँ। ओके, ये आपको साइन कन्वेंशन दिए गए हैं, कैसी इमेज बनेगी, ठीक है, और क्या नाम है आपके पास, फोकल लेंथ कैसी होगी, रेडियस कैसी होगी, आप इसे याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मेरे को नहीं लगता आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी इसे। जैसे यहाँ बोला गया कनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर अगर आपके सामने है, यू किसको डिनोट करता है, किसी को पता है? बताओ भाई, किसको याद है? यू क्या डिनोट करता है? हमने 50 साल पहले पढ़ा था, बताओ, किसी को याद है कुछ? यू किसे डिनोट करता है? यू, वी? अरे नालायको, बोल लो, चुपचाप नहीं बैठना है वरना मैं सो जाऊंगा बोलते बोलते। जल्दी बताओ स्पीड से। इनिश, हाँ, इनिशियल बोले तो, इनिशियल क्या? इनिशियल हाँ, किसी को पता ही नहीं है तभी तो नहीं बोल रहे तुम। वो कह रहे इनिशियल। वेलोसिटी। वेलोसिटी कहाँ से आ गई इसमें? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। नहीं, इसमें वेलोसिटी कहाँ हाँ से आ गई? ऑब्जेक्ट भागेगा आपका, मिरर वही के आगे खड़े तो। होके। हाँ भाई, वही तो होता है, यही पढ़ा है। ये नहीं पढ़ा है आपने, आप पढ़ के भूल गए हो। हर्षिता, हाँ भैया। टैब वाली लड़की बताएगी, बताओ भाई। यू किसे डिनोट करता है, यू और वी? नालायको, जब भी आप इमेज जो है, जो आपने ऑब्जेक्ट खड़ा किया है उसका डिस्टेंस नापते भैया हो। भैया भैया। अब तो हो गया, यही बोलने वाली थी, मुझे पता है। अच्छा थोड़ा बहुत। ठीक है ना, जब भी आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापते हैं, जो आपने ऑब्जेक्ट खड़ा करा है अपने मिरर के सामने, उसे बोलते हैं यू। इनिशियल तो ठीक है, इनिशियल डिस्टेंस बोल सकते हो आप इसे। हर जगह वेलोसिटी लेके आ जाओगे क्या आप? आपके सिलेबस में इनिशियल वेलोसिटी 9th क्लास तक था। 10th में हमने पढ़ा था कि यू डिनोट करता है जो आपने ऑब्जेक्ट खड़ा किया मिरर के सामने, उसका डिस्टेंस क्या है प्रिंसिपल से, पोल से कह सकते हैं आप, मिरर से कह सकते हैं आप। और वी होता है फाइनल, मतलब आपकी जो इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस क्या है, क्योंकि इमेज इज फाइनल, ऐसे याद रखोगे, भूलना मत। पहले ऑब्जेक्ट को खड़ा करेंगे, उसका डिस्टेंस निकालेंगे, तो पहले एबीसीडी में यू आता है, दैट्स व्हाई इट इज यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। एंड देन वी आता है एबीसीडी में, देन आपका वी जो हो जाएगा आपका इमेज डिस्टेंस के लिए। ओके, तो कनकेव मिरर में आपको पता है दोनों ही केसेस में आप यू क्या लेंगे, यू लेंगे नेगेटिव। यू बोले तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, ऊपर हमने एक लाइन पढ़ी थी, हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा करा जाएगा। और मैंने आपको बताया था, हमारे पास जो ये होता है, हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस होती है, अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ खड़ा करोगे, तो आप जब ये डिस्टेंस नापोगे, तो आपको पता है एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड में क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो दोनों ही मिरर केस में हमारे पास यू क्या आएगा, यू नेगेटिव आएगा। यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, आपके डाउट आते हैं तो आप रोक के बोल सकते हैं। मुझे डाउट बताएं लायक नहीं लगा तो मैं आपको कल क्लास में बताऊंगा, वरना मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अब इस केस में देखते हैं हमारे पास, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ले लिया दोनों केस में आपने, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, इमेज कैसी बनेगी? अगर इमेज बनती है कनकेव मिरर केस में रियल, ठीक है,
जो कि रियल बनती है मोस्टली, तो आपको पता है उसका डिस्टेंस क्या आएगा, उसका डिस्टेंस आएगा नेगेटिव, बिकॉज जो इमेज बनेगी वो भी इसी साइड बनती है, याद कीजिए, इमेज जो है वो बनती है इसी साइड। ठीक है, बहुत पुरानी बातें हैं, आपने रिवीजन नहीं किया 10 साल से, बहुत मेहनत करते हैं आप लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, इमेज का डिस्टेंस जो है वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि रियल इमेज के केस में ऑब्जेक्ट की इमेज भी उसी साइड बनती है जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा है। लेकिन वर्चुअल केस में इमेज बनती है अपोजिट साइड, और इस साइड हमारा एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैंने आपसे कहा था एक्स और वाई एक्सिस को मान के अगर आप करोगे तो आप कोई भी साइन में गलती नहीं करोगे। अब बात करते हैं एफ की, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ। तो आपको पता है आप इधर ही नापोगे, इस साइड में ही, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नापोगे आप तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव आएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देख के चलो, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हमेशा इस एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। तो आप मुझे बताओ ऊपर की तरफ जाओगे तो वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब रियल जब इमेज बनती है कनकेव मिरर केस में, रियल इमेज जब बनेगी तो क्या होने वाला है, उस केस में आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो तो ऊपर रखेंगे आप, पर इमेज बनती है नीचे की तरफ। आपको याद होगा रियल एंड इन्वर्टेड वर्ड लिखा था, इन्वर्टेड माने होता है उल्टा, तो इमेज जो बनेगी वो उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, और इमेज उल्टी बनेगी तो मैंने आपको बताया था नीचे की तरफ अगर आप नापेंगे तो नीचे एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास रियल के केस में अगर रियल इमेज बन रही है कनकेव मिरर केस में, तो आपको पता होना चाहिए वो इमेज का डिस्टेंस जो भी होगा, या इमेज की हाइट होगी, सॉरी, इमेज की हाइट क्या होगी, वो नेगेटिव होगी, बिकॉज आपकी इमेज की हाइट नीचे की तरफ नापी जाएगी। वर्चुअल इमेज जब बनती है, जो कि एक ही केस होता है हमारा, आपको याद होगा आप जब चार्ट पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर, उस केस में ऑब्जेक्ट उसकी इमेज बनती है वो ऊपर की तरफ बनती है, मतलब वो एक्स एक्सिस के ऊपर बनती है। ठीक है, और ये एक ही केस है ऐसा। तो उस केस में हमारे ऑब्जेक्ट की जो इमेज की जो है हाइट जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये कनकेव मिरर के केसेस में साइन थे, और कैसे काम कर रहे हैं आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल में। आपको जूम मीटिंग में टाइम नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, कितना टाइम हमारी मीटिंग कितनी देर हुई चलते हुए, नो भैया। किसी को नहीं दिखाई दे रहा? नहीं भैया। ठीक है चलो। नहीं दिखाई दे रहा बट भैया आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा नहीं हुआ होगा, मैंने 10, हाँ हो गया, सही कह रही लड़की, आधा घंटा हो गया। क्योंकि ना हम 2 मिनट पहले बंद कर देंगे खुद, मतलब जैसे जूम हमारी बेइज्जती करके भगाए यहाँ से कि 40 मिनट हो गए चलो निकलो यहाँ से, तो हम जब ज्वाइन करने आएंगे दोबारा तो ये बोलेगा 5 मिनट वेट करो। और अगर हम इसकी बेइज्जती कर दें, हम पहले ही मीटिंग बंद करके दोबारा स्टार्ट कर लें, तो वो इंस्टेंट स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं टाइम पूछ रहा था आपसे। ठीक है, खैर एनीवेज कन्वेक्स पे आते हैं। हाँ लिखा आ गया स्क्रीन पे, 10 मिनट्स लेफ्ट। ठीक है, तो हम जो है 22:42 पे यानी 10:46 पे मीटिंग बंद करके दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। ओके चलिए कन्वेक्स पे आते हैं। कन्वेक्स मेरे केस में हमारे पास यू जो है वो नेगेटिव होगा। अरे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने पूरा दिन ऑफिस निपटाया, फिर 2 घंटे क्लास भी ले लिए, फिर मैं पूरी तरह जग के तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान यही रहना चाहिए। ठीक है, ये राम कहने इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ तुम्हारे लिए एफर्ट किए जा रहे हैं, तो तुम्हें पढ़ाई करनी है अच्छे से। लास्ट के 3 दिन बचे हैं साइंस के लिए, जान लगा दो। कन्वेक्स मिरर केस में क्या हो रहा है, हमारे पास साइन नेगेटिव हो जाएगा, किस चीज का, ऑब्जेक्ट का। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट दोनों ही मिरर केस में लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप नापते हैं तो एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है। अब मुझे बताओ क्या मैं कन्वेक्स मिरर सारे एक्सप्लेन करूं, सारे साइंस पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, चलो कर देता हूँ, पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। रियल इमेज बनती नहीं है इस केस में, यू नो दैट कन्वेक्स मिरर केस में कोई रियल इमेज नहीं बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। और क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है इसीलिए हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो नेगेटिव था लेकिन इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज वो इमेज बनेगी मिरर के बैक साइड में, और मिरर के बैक साइड में मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है। ऐसे ही इधर एफ भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज आप जानते हैं यहाँ पे जो मिरर हमारा है, हमारे पास जो फोकल लेंथ है या रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अपोजिट साइड हो रही है अब की बार। तो आप यहाँ पे फोकल लेंथ लेंगे, यहीं पे रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे, इसीलिए दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर हम बात करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, दोनों ही केस में पॉजिटिव होती है, बिकॉज आपने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा किया है ऑब्जेक्ट को, रियल इमेज बनती ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज की बात की जाए तो वही पॉजिटिव होगी, बिकॉज आपकी लाइन के ऊपर ही बनेगी ऑब्जेक्ट की इमेज भी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी, हाइट ऑफ इमेज भी। अब देखिए कनकेव मिरर के केस में क्या होता है। When an object is placed front of concave mirror, light rays from the object falls on the mirror, get reflected. The reflected rays produce an image at a point where they intersect or appear to intersect.
फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर्स इज यूजुअली शोन बाय कंस्ट्रक्टिंग रे डायग्राम्स। तो ये रे डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये पहला हमारे पास केस है। केस को ध्यान समझेंगे, ज्यादातर पता है आपको, फिर भी देख लीजिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास, ये पैरेलल लाइन है, इसको आपने इस मिरर से टकराया है। मिरर कौन सा है हमारा? ये मिरर है कॉनकेव मिरर, केव बन रही है, टकरा के फोकल लेंथ से निकल के जाएगी, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस है अगर लाइट हमारे पास, अगर हमारी लाइन जो है वो इस प्रकार से जा रही है, ठीक है, फोकल लेंथ से जा रही है रे हमारी, तो वो टकरा के पैरेलल चली जाएगी। ऊपर वाला केस जो था वो इसका अपोजिट है, पैरेलल लाइन थी, टकरा के फोकस से जा रही थी, और यहाँ पे फोकस से जा रही है, टकरा के पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है, याद रहेगा। अगर लाइन जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर जाती है, तो वो लाइन टकरा के बिल्कुल उसी पाथ पे वापस आ जाएगी, देयर इज नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। सेम सी से जाएगी लाइन तो टकरा के वापस सी से आ जाएगी, ओके। अगर लाइन जो है वो प्रिंसिपल फोकस से टकराती है, सॉरी प्रिंसिपल पोल से टकराती है, तो हमारा जो है एंगल जो है परफेक्ट बनेगा विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है एज ए नॉर्मल काम करेगी, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा आई और आर का, वो इक्वल आएगा, ओके। बताइए अभी तक कोई डाउट आ रहा है किसी के दिमाग में? तो यू कैन स्पीक। कोई नहीं बोल रहा नहीं। है? नहीं, ठीक है, ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू। When an object is placed at infinity, the rays coming from a parallel to each other. Let us consider two rays, one striking the mirror. इसे छोड़ते हैं फिलहाल। अब देखिए यहाँ पे द इमेज इज एट एफ। अब होगा क्या हमारे पास? हमारे पास ये हुआ, हमारे पास केस है अब इमेज बनने के, ठीक है। इमेज बनने के केसेस हमारे पास हैं। हमारे पास जो है आपने ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया है, और अब हमारे पास जो है एक रेज आ रही है यहाँ से, इस प्रकार से। तो पहली रे टकरा के यूं निकल जाएगी, दूसरी हमारी जो है रे, वो टकरा के सी से जाएगी और सी से वापस निकल जाएगी। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को खड़ा किया है, इमेज को कहाँ खड़ा किया है आपने? द इमेज इज एट एफ। एक सेकंड रुकिए, इन्होंने जो है यहाँ पे केस नहीं दिया हुआ। रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिस्ड, वो तो ठीक है, इमेज तो एफ पे बनेगी, बात सही है, लेकिन ऑब्जेक्ट को खड़ा किया था आपने। हाँ ये लिखा ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे खड़ा है, ठीक है, मतलब बहुत दूर खड़ा है आपके मिरर से, इतना दूर है कि डिस्टेंस को नापना पॉसिबल नहीं है, तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो हमारे पास इमेज बनेगी वो बनेगी एफ पे। और आप जानते हैं इस जो हमारा मिरर है, कनकेव है ये मिरर, तो इस केस में क्या होता है? इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मुझे आप बताएंगे कि इसमें जो हाइट होगी हमारी, किसकी? ऑब्जेक्ट की और इमेज की। तो मुझे बताइए ऑब्जेक्ट की हाइट को आप पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? ऑब्जेक्ट की हाइट को आप पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? पॉजिटिव। ओके, और इमेज की हाइट को? नहीं नहीं, इमेज की नेगेटिव और ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव। ओके ओके ओके, ये लड़की कंफ्यूज हो रही है थोड़ी सी। सही बताया वैसे इसने, बट ये बाद में पलटने वाली थी। सारा ध्यान यहीं लगा लो, ठीक है। खैर, तो हमने देखा यहाँ पे इमेज जो हमारी बनेगी वो एफ पे बनेगी, रियल बनेगी, बिल्कुल इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि इमेज उल्टी बन रही है, और डिमिनिश बनेगी। हमारा ऑब्जेक्ट जितना बड़ा खड़ा है हमने यहाँ पे किया था, उससे बहुत छोटी हाइट का जो है इमेज हमारी क्रिएट हो जाएगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिमिनिस्ड। इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिस्ड, इन सभी वर्ड का मीनिंग याद कर लो, समझ लो। अगर आपने साइंस नहीं ली 11th 12th में, तो ये वर्ड आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, और ये वर्ड रट्टा मार के याद रखते हैं लोग, समझ के याद रखो, ज्यादा अच्छा है। आगे बढ़ेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को सी से दूर खड़ा किया है, सी से दूर का मतलब ये है कि एक डिस्टेंस आपको पता है वहां खड़ा किया है आपने, और वो सी से परे है थोड़ा सा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब क्या होगा? अब हमारे पास जो इमेज कहाँ बनेगी? देखो मैं आपको बताता हूँ कितना सिंपल सा फंडा है। ये हमारे पास, मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, और ये हमारे पास मान लीजिए एफ है। मैंने लिखने की कोशिश करी है, लिख दिया मैंने, एफ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बहुत दूर खड़ा है, तो इमेज बनी एफ पे। ऑब्जेक्ट पास आया, इमेज एफ से इधर की तरफ बढ़ेगी, मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो इमेज इधर जाएगी। ध्यान से देखो आप, यहाँ पे क्या था? और इमेज बहुत, ऑब्जेक्ट बहुत दूर खड़ा था, तो हमारी जो इमेज बनी थी कहाँ बनी थी? एफ पे बनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आ गया, उसके पास आने की वजह से हमारी जो इमेज बन रही है वो एफ से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो गई है, यानी बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ लिखा हुआ ना बिटवीन सी एंड एफ, इसका मतलब क्या हुआ? बिटवीन सी एंड एफ बन रही है हमारी इमेज, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और ये बन रही है डिमिनिस्ड।
ऊपर वाले केस में आप डिमिनिस्ड के साथ यूज कर सकते हैं हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। और यहाँ बोलेंगे आप डिमिनिस्ड, इमेज बनेगी छोटी। अगर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, अभी आपका ऑब्जेक्ट सेंटर से दूर था, अब आपने खड़ा कर दिया ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा कर दिया, देखिए यहाँ पे। और मैंने आपको बताया था कि इमेज एफ पे थी पहले, सेकंड केस में इन दोनों के बीच में आई, अब सीधे जाके सी पे खड़ी हो जाएगी हमारी इमेज। आपको याद क्या करना है, आपको याद ये करना है कि अब अगर आपने ऑब्जेक्ट को सी पे प्लेस किया है तो आपकी रेज कैसे जाएंगी। तो दोनों रेज पैदल जाएंगी, एक ऐसे और एक इस प्रकार से, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि आपको रेज कैसे पास करनी है, ठीक है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। ओके, तो आपकी इमेज बनेगी एट सी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम में एमसीक्यू कुछ भी बन सकता है कि आप बताइए ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाए कि आपके उस ऑब्जेक्ट की इमेज भी उसके जितनी बड़ी बने। सोचो आप, है ना, ये सवाल टिपिकल बन जाएगा आपके लिए अगर आपको फैक्ट ना पता हो तो, कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें कि उसके साइज की इमेज हमें मिल जाए, और हमारा मिरर का टाइप है कनकेव मिरर। तो आप बोलेंगे एट सी खड़ा कर दीजिए ऑब्जेक्ट को, तभी आपको वैसी इमेज मिलेगी। ओके, मैं सोचा सारे चैप्टर करा दूंगा आज, मुझे लग रहा है ये नहीं खत्म हो पाएगा ढंग से। वो आगे बढ़ते बढ़ते बियॉन्ड सी आया, फिर सी आया, फिर बिटवीन सी एंड एफ आ गया, देन आप अब आके जो है ऑब्जेक्ट हमारा एफ पे खड़ा हो गया है। जब हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल दूर खड़ा था तो हमारी इमेज बनी थी कहाँ पे, एफ पे, याद कीजिए। अब हमारा ऑब्जेक्ट अगर एफ पे खड़ा हो गया तो इमेज कहाँ बनेगी, दूर बनेगी कहीं ना कहीं। अब पॉइंट ये है, आपको यहाँ दिखेगा कि हमारी एक रे जा रही है सी से, सी से जाने वाली रे जो है वो टकरा के वापस सी से ही चली जाती है। और एक रे हमारी जाएगी पैरेलल, पैरेलल जो रे हमारी है वो यूं जा रही है और फिर यहाँ से इस प्रकार से टकरा के जा रही है एफ से। अब क्योंकि ये रेज हमें कहीं मिलती नजर आ नहीं रही है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये रे आगे जाके कहीं पे इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे मिलेंगी। इसीलिए हम यहाँ बोलते हैं कि इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी। बनेगी रियल बिकॉज सेम साइड ऑफ मिरर बन रही है, इन्वर्टेड बनेगी बिकॉज आपकी इमेज आपको दिख रहा है इस लाइन के नीचे बनेगी कहीं ना कहीं दूर जाके भी, एंड बनेगी मैग्नीफाइड क्योंकि दूर बनेगी तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इमेज काफी बड़ी बनेगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज। दैट्स वाई यहाँ पे आपको तीन केस याद रखने हैं ये। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट आप और पास लेके आ गए और आपने फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया है, इतना पास ऑब्जेक्ट को रखने की वजह से अब क्या होने वाला है, अब आपकी जो इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी बैक साइड ऑफ द मिरर। और यही वो केस है जहां पे आपको पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर केस में, इसी केस में जो है आपकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बन जाती है वर्चुअल। वैसे अभी तक सारी जो इमेज बनी थी वो बनी थी रियल, इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल। देखिए यहाँ पे लिखा है वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट होगी, बिल्कुल सीधी होगी क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट भी लाइन के ऊपर खड़ा है, इमेज भी लाइन के ऊपर बनेगी और इमेज बहुत बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज क्या है और इमेज का साइज क्या है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, या मिरर से इमेज का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। मिरर से जो आपके इमेज का डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, सोच के बताइए। बोल दो यार, गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा। नेगेटिव होगा। ओके, एनीवन एल्स, बाकी लोग भी दाव दाव लगाओ। नेगेटिव ही होगा भैया। ओके, दो लोगों का आंसर है, नजमा एंड यशिका। चार तो पूरे गिनती के लोग हो, बताओ जल्दी जल्दी स्पीड से। पॉजिटिव होगा। ये चेंज करने वाले क्रिकेट मुझे अच्छे नहीं लगते। एक बार में डिसाइड करो क्या करना है। नहीं, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डन, पॉजिटिव पक्का लॉक कर पॉजिटिव, दिया। पॉजिटिव ही होगा। यार इतना सिंपल सा कंसेप्ट क्यों नहीं आपके दिमाग में घुस रहा है बताओ। बिल्कुल बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे आप लोग। मैंने आपसे क्या कहा था, ये प्रिया रानी बड़ी सयानी ध्यान से पढ़ती नहीं है, देखो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। आपका ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर, यहाँ मेरी यहाँ बन रही है, देखो यहाँ पे ये आपकी इमेज है। और मैंने आपसे कहा कि इस लाइन से आप डिस्टेंस बताओ। तो यार बुद्धि का इस्तेमाल करोगे आप तो बताओगे मुझे एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव होती है तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव नहीं आएगा, इसे नेगेटिव कैसे कह दिया आपने। लानत है मेरे पढ़ाने पर, इतनी देर से क्या पढ़ाया मैंने आपको बताओ, हद हो गई। यही कंफ्यूज करेगा आपको। और मैंने आपसे क्लियर शब्दों में कहा था हर जगह मेरा ये एग्जांपल आप लगा दोगे ना, किताबों में नहीं लिखा हुआ ये, ठीक है, पर ये काम करता है, जुगाड़ है ये हर जगह काम करेगा। मैंने आपसे कहा था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप माइंड में रख के चलोगे ना तो अपने आप आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था इमेज से अगर आप डिस्टेंस नापोगे इस, सॉरी, अगर आप मिरर से डिस्टेंस नापोगे इस इमेज का तो वो क्या आएगा। मैंने आपसे हाइट नहीं पूछी थी,
इवन मैं हाइट भी पूछूंगा आपसे तो हाइट भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, एक बार तसल्ली से बाद में ये वाले साइन कन्वेंशन ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू, क्योंकि अभी हमें मिरर, अभी तो मिरर कर रहे हैं हम, अभी हमें लेंसेज भी पढ़ने हैं। ठीक है, अब यूज ऑफ कनकेव मिरर क्या है, ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। यशिका, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, अगर एग्जाम में आए तो पूरे नंबर लेके आने हैं। एज रिफ्लेक्टर्स इन द हेडलाइट्स, कार के अंदर इसका इस्तेमाल हम करते हैं हेडलाइट्स के रूप में। सर्च लाइट्स इन टॉर्चेस, जो आपके टॉर्च होते हैं उसके अंदर भी ये मिरर लगे होते हैं। आपने अगर टॉर्च को ध्यान से देखा हो, उसका सामने वाला थोबड़ा ध्यान से देखा हो आपने, तो जो बल्ब लगा होता है, बल्ब के चारों तरफ एक चमकीली सी लेयर गोल गोल लगी होती है, और वो केव सी बन रही होती है उसके अंदर, गुफा सी। तो वो क्या है, कनकेव मिरर है। ठीक है, ताकि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके अच्छे से। टू ऑब्टेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, फॉर दिस सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फोकस ऑफ द कनकेव मिरर रिफ्लेक्टर। अब देखो कितना बढ़िया एप्लीकेशन है इसका। कैसे, आपने नोटिस किया जो टॉर्च होता है, अगर आपने देखा हो, ठीक है, मैंने तो देखा है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता था बचपन में खेलने कूदने के मामले में। तो आपने टॉर्च को अगर खोला हो आगे वाला ऐसा देखा हो, तो बल्ब उस टॉर्च के बीचों बीच लगाया जाता है, और उसके चारों तरफ होता है कनकेव मिरर। तो आपने बल्ब को प्लेस किया है फोकस पे, और फोकस पे प्लेस करने की वजह से जो आपकी जब रेज निकलेंगी तो वो क्या जाएंगी, पैरेलल जाएंगी, पैरेलल। द लाइट रेज पासिस फ्रॉम फोकस ऑलवेज रिफ्लेक्ट पैरेलली। दैट्स वाई यहाँ ये बोला है उसने, पैरेलल लाइट आपको चाहिए तो आपने इमेज, सॉरी, आपने बल्ब को कहाँ लगाया है, बिल्कुल फोकस में लगा दिया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको हेडलाइट कार, ये आपका डेंटिस्ट के मिरर के अंदर भी होता है। ठीक है, ये आप जो है शेविंग मिरर के अंदर भी होता है हमारा जो है ना। चलिए, तो ये आपके पास समरी है उसकी, जो ऊपर मैंने आपको समझाया इतनी देर में राम कहानी की तरह। ओके, यूज लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छी समरी है, किताब से अलग है। बताओ किताब से अलग कैसे है। किताब से अलग ऐसे है कि यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है, आपकी इमेज कहाँ बनेगी, और इस प्रकार की पोजीशन का इस्तेमाल कौन से केस में होता है रियल लाइफ में। तो एट इन्फिनिटी आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, इमेज बन रही है हमारी फोकस पे, तो इसे यूज करते हैं ईएनटी सर्जन्स, अपने डेंटिस्ट जो होते हैं। ईएनटी बोले तो ईयर नोज और टंग आई गेस होता है। ठीक है, ईयर नोज और टंग। तो इसके जो सर्जन्स होते हैं और डेंटिस्ट इस प्रकार की सेटअप का इस्तेमाल करते हैं कि वो आपके ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पे, और फोकस पे उनकी इमेज बन जाती है। उसके अलावा बियॉन्ड सेंटर वाला केस जो है वो है सोलर कुकर्स के अंदर। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स होते हैं, दूर दूर जो आप बड़ी दूर तक चीजों को देख पाते हैं, इरेक्टिंग मिरर बोलते हैं उन्हें, उसमें इस्तेमाल करते हैं इसका। और हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में हम यूज करते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए, ये वाला केस। ठीक है, एंड फोकस और इन्फिनिटी वाला केस हमारे पास है जहाँ रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है मैग्नीफाइड सर्च लाइट्स में और हेडलाइट्स ऑफ मोटर कार्स में। और शेविंग मिरर केस में हमें चाहिए वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे जो है ये वाला केस यूज कर सकते हैं। और ये एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, याद रखना। ठीक है, देखो मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। ये क्लास खत्म होने के बाद आपको करना क्या चाहिए, कल सुबह उठते ही बिल्कुल नहा धो के तसल्ली से बैठ जाओ, और अपनी ओसवाल के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के निपटा डालो। जब तक ये खत्म ना हो जाए आपको हिलना नहीं है, भले आप ब्रेकफास्ट ही मत करो। ठीक है, ब्रेकफास्ट जब करो जब आप चैप्टर खत्म कर लो। फिक्स सम टारगेट्स, अपने लिए कुछ चीजें रखा करो ऐसी जो पढ़ने में मजबूर करे आपको। और रात को फोन मत चलाना बैठ के, अब तुम तसल्ली से सोने सोने के वक्त फोन चलाने बैठ जाओगे भी, फिर सुबह पढ़ाई हो चुकी। अब आते हैं कनकेव कन्वेक्स मिरर के ऊपर। हमने कनकेव मिरर पढ़ लिया, कन्वेक्स मिरर देखेंगे अब आप। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारे पास बिल्कुल उसी की तरह है, हमें कुछ चीजें देखनी है, बट यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो पैरेलल लाइट आएगी ना, वो टकरा के वापस तो जाएगी, लेकिन वो हमें यहाँ मिलती नजर नहीं आएगी। और अगर लाइट की रे मिलेगी नहीं तो इमेज कहाँ से बनेगी, तो हम उस रे को पकड़ के पीछे ले जाएंगे कि चल पीछे चल पीछे चल, और वहां जाके देखेंगे वो मिल रही है, और हमें दिखाई देगा कि फोकस से जा रही है। लाइट पैरेलल टू द मिरर टकरा के वापस जाएगी, अब उसको पीछे ले जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि फोकस से निकल रही है। ठीक है, यशिका लीव कर गई थी बीच में, अब दोबारा ज्वाइन कर रही है। चलो, अगले केस में क्या होगा, एक लाइन आ रही है जो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में जाती हुई नजर आएगी, तो टकरा के वापस जाएगी वहीं से। तो ये सब हम जो कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम मिरर के केस में जो हमारे पास मिरर है, अब की बार वो कन्वेक्स मिरर है, हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बैक साइड ऑफ द मिरर है, और इसीलिए हम रेस को भी उसी तरफ लेके जाएंगे सारी की सारी। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होगा ये कि आपने जो है ऑब्जेक्ट को रखा है सामने। ठीक है, बिटवीन पोल एंड द फोकस, दो ही केस है यहाँ पे, मेरे ख्याल में दो ही केस पढ़ने हैं आपको। बिटवीन पोल एंड द फोकस आपने रख दिया यहाँ पे, आपकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिटवीन, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बताया आपको, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है आपने इन्फिनिटी एंड द बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, ये पोल है और ये इन्फिनिटी है, कहीं भी रख दो आप, इसी में इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हो आप।
मतलब आपको यहाँ पे कुछ फोकस में या वो ध्यान नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना, इन्फिनिटी से लेकर आपने पोल के बीच में कहीं भी रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो अब जो इमेज बनेगी वो इमेज कहाँ बनेगी, वो बनेगी पी एंड एफ के बीच में, बैक साइड ऑफ द मिरर। क्योंकि ये पीछे बन रही है इसलिए ये वर्चुअल है, इसका साइज भी कम होगा, ये डिमिनिश्ड है, और ये इमेज बनेगी इरेक्ट। इरेक्ट बोले तो आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर रखा है तो इमेज ही बनेगी ऊपर, यहाँ उल्टी इमेज नहीं बनेगी। और यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों ही क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होगा और इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली बात याद रखिए। अगला केस है, अब आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट एक्सक्यूज को। मी भैया। हाँ हाँ बोलो। और हमारे पास रेज, देखो आपको याद ये रखना है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, तो आपको कौन कौन सी रेज और कौन कौन से रिफ्लेक्टिंग रेज को मिलाना कहाँ पे है, ये आपको अगर याद नहीं रहा तो आप बना नहीं पाओगे इस डायग्राम को। ठीक है, अब बताओ। अच्छा ये तो अभी आई नहीं है अच्छे से, आगे बढ़े चलिए। यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर्स कहाँ पे हैं, इनका इस्तेमाल होता है ऑटोमोबाइल के अंदर। आपकी जो गाड़ी होती है उसका साइड वाले जो मिरर होते हैं ना, वो होते हैं प्रॉपर कनकेव कन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्योंकि वो छोटी सी जगह में बहुत कुछ दिखा सकते हैं, पूरी लाइन दिख जाएगी कितनी पीछे ट्रैफिक लगा हुआ है। दूसरा, आपने मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा बड़ा सा मिरर लगा होता है, मैंने आपको बताया भी होगा, उस मिरर के अंदर ड्राइवर पूरी मेट्रो देख सकता है, कितने लोग चढ़ चुके हैं, कितने लोग उतर गए हैं, गाड़ी के गेट बंद करने हैं या गाड़ी को मतलब मेट्रो को चलाना है या रोके रखना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, यशिका आपको दिखाई दे रही है अभी इमेज? अभी भी नहीं दिख रही भैया। अब दिख गई। अब दिख गई? हाँ। शानदार, चलो धन्यवाद। तो मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल होता है ट्रैफिक, जो हमारे पास ट्रैफिक को देखने के लिए मेनली होता है इसका इस्तेमाल। ड्राइवर क्लियर व्यू देख सकता है पूरे के पूरे ट्रैफिक का जो पीछे से उसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, और ये हमारे पास विजिलेंस मिरर भी होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर। अब तो सीसीटीवीज आ गए हैं, पुराने जमाने में मिरर लगे होते थे ऐसे ही, ताकि जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सामान छू रहे हैं उनको देख सके आसानी से। इनका इस्तेमाल रिफ्लेक्टर की तरह भी होता है स्ट्रीट लैंप्स के अंदर और बड़ी बड़ी जगह बिल्डिंग्स के अंदर दिखाने के लिए। ठीक है, ये आपके सामने इसका चार्ट दिया हुआ है। अब ये आ गया मिरर फॉर्मूला, दिस इज अ मिरर फॉर्मूला। ओके, मिरर फॉर्मूला में एफ डिनोट करता है फोकल लेंथ को, वी डिनोट करता है इमेज डिस्टेंस को, यू डिनोट करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। ठीक है, वी और यू में कंफ्यूजन ना हो, मैंने आपको बताया था कि पहले आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका डिस्टेंस यू से डिनोट किया जाता है, एंड जब उसकी इमेज बन जाएगी तो वो वी से डिनोट किया जाता है। और ये इसमें प्लस आ रहा है बीच में, याद रखना। ठीक है, इसमें प्लस आता है बीच में। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है जब आप स्फेरिकल मिरर को एक इस एक्सटेंट तक यूज करते हैं जब इमेज का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद द रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। मैग्निफिकेशन इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट का रेशियो टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं हम स्मॉल एच, एंड एच डैश यूज करते हैं हाइट ऑफ इमेज के लिए। इसका फॉर्मूला है ये रहा। आपको याद ये रखना है कि ऊपर जो है आपकी हाइट आई किसकी, इमेज की हाइट आएगी, और नीचे ऑब्जेक्ट की हाइट आएगी। ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हम ये मानते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो कम है, इमेज की हाइट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, इमेज की हाइट 4 है और हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट 2 थी, इसका मतलब क्या हुआ, इसने हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज को 2 गुना, 2 टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन का मतलब ये होगा कि आपने जो ऑब्जेक्ट सामने रखा है उससे कितनी बड़ी इमेज हमारे मिरर ने बना दी। इसीलिए इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज ऊपर आएगा, नीचे आएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका दूसरा फॉर्मूला जो है वो ये है, माइनस वी अपॉन में यू, माइनस वी अपॉन में यू। ठीक है, माइनस वी अपॉन में यू। कोई मुझे बताएगा माइनस वी अपॉन में यू क्यों आ रहा है? एनीवन? क्योंकि हाइट ऑफ द क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज माइनस में लेंगे ना हम। हाइट तो पॉजिटिव है, हाइट तो हम छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, हाइट तो पॉजिटिव ही है। मतलब मैं पूछ रहा इमेज हूँ, डिस्टेंस हाँ इमेज डिस्टेंस क्या होता है? वी होता है। ठीक है, तो मैंने पूछा यहाँ माइनस क्यों आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा ऑब्जेक्ट क्योंकि को, हमेशा इमेज डिस्टेंस में माइनस आता है। इमेज डिस्टेंस में नहीं आता है नालायक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में आता है हमेशा माइनस। मैंने आपसे कहा अच्छा। था ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर रखा जाता है, और क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर रखते हो और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है।
ठीक है, तो ये u की वजह से माइनस आ रहा है, याद रखना, इस u की वजह से माइनस आ रहा है। ये मैंने राम कहानी इसलिए बताई आपको ताकि आप ये भूल ना जाएं कि हमें इसे माइनस लगाना है। बिना माइनस के अगर आप ये आंसर निकाल के आए तो नंबर मिलेंगे 0। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हो गए, एक हाइट का रेशो, ऊपर याद रखना ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं आती है, ऊपर इमेज की हाइट आएगी। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया ऐसा क्यों होता है। और अगर आपको हाइट गिवन ना हो, देखो याद रखना फॉर्मूला कैसे, क्वेश्चन कैसे बन सकता है। यहाँ पे चार वेरिएबल है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इन चारों में से कोई एक मिसिंग होगा, पांचवा मैग्निफिकेशन है, वो गिवन हो सकता है आपको। तो उस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा ये। ओके, गेटिंग इट। चलिए यहाँ लिखा भी हुआ है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा ये बात याद रख लो, यहाँ जो बात लिखी है वो भी याद रख लो, क्योंकि ये एमसीक्यू आ सकता है। द नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स द इमेज इज रियल। अगर मैग्निफिकेशन निकालते वक्त आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो याद रखना आपकी इमेज कैसी है, रियल है, ये बात याद रखना। और अगर पॉजिटिव साइन आता है मैग्निफिकेशन के वक्त तो वो बताता है कि आपकी इमेज कैसी है, वर्चुअल है। जब भी आप ऐसे कभी भी पढ़े, मुझसे पढ़ रहे हैं या कभी और किसी और से भी पढ़े, तो जब भी कोई आपको ऑनलाइन पढ़ाया करे तो आप पेन या पेपर लेके बैठेंगे हमेशा, और उस पर ना कुछ लिखते रहा करो। एक तो उससे आपका माइंड एक्टिव रहेगा, ठीक है, आपको नींद कम आएगी क्योंकि आप सुन रहे हो फिलहाल अभी, ठीक है, तो आपका हाथ चलता रहेगा तो माइंड एक्टिव रहेगा। और ये कुछ फैक्ट है, अब पूरी पीडीएफ में फैक्ट बाद में ढूंढने बैठोगे तो आप भूल जाओगे कहाँ चलेगी पीडीएफ। देखो ये फिर बाहर निकल गई हर्षिता, यशिका, इसके नेटवर्क में दिक्कत है, और ये मेरे घर से पड़ोस में रहती है, दो 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 घर छोड़ के, बताओ ये हाल है इसके, आईफोन वालों के। खैर, तो अब आते हैं अरे भाई साहब ये तो बहुत कुछ रह गया, रिफ्रैक्शन रह गया अभी तो। लेंस कहाँ है? रिफ्रैक्शन में ही है। कन्वेक्स, कनकेव, 35 पेज थे, हम 20 पे आए हैं अभी तक। क्या मैं शॉर्टकट पीडीएफ कराऊँ आपको? एक और पीडीएफ है मेरे पास शॉर्टकट वाली, मैंने तो बस लेंदी पीडीएफ उठा ली थी क्योंकि मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रही थी, ज़्यादा बेटर लगी मुझे ये। ओल्ड नोट्स है मेरे ये, नए वाले अलग है। चलो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, बाकी आप रीड कर लेना। जब लास्ट के 10 मिनट बचेंगे तो मैं क्लास ओवर कर दूंगा अपने आप। अब की बार जूम को बेइज्जती नहीं करे देंगे हम। फिर हम कल लिखते हैं, कल पढ़ लेंगे। अब देखो यहाँ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट डेंसिटी इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। डेंसिटी की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। दो बातें हैं यहाँ पे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर कर रही है और दोनों की ही डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब देखो बड़ा अच्छा डायग्राम दिया हुआ है इसने आपको। आप यहाँ खड़े हैं जमीन पे, ग्रास में खड़े हैं आप पागलों की तरह, और आप चांद तारों को देख रहे हैं बाहर खड़े होके, ठीक है। आप सोच रहे हैं कोई दिखाई दे देगा ऊपर आसमान में, कोई दिख नहीं रहा, लेकिन तारे दिख रहे हैं आपको, और तारे दिख रहे हैं टिमटिमाते हुए। तो तारे टिमटिमाते नहीं है। अब ये आपको दिख रही है, एक लेयर है एटमॉस्फेयर की यहाँ पे, फिर एक लेयर है दूसरी, फिर यहाँ पे कोई लेयर ही नहीं है आसमान में। तो इतनी सारी लेयर से जब स्टार की लाइट ट्रेवल करके आप तक पहुंचती है तो वो कई बार रिफ्रैक्ट हो जाती है, कई बार रिफ्रैक्ट होती है। इसी वजह से तारा कभी आपको यहाँ दिखाई देगा, कभी आपको कहीं और दिखाई देगा, कभी यहाँ दिख रहा है, कभी यहाँ दिख रहा है। इस वजह से आपको जो है तारा टिमटिमाता नजर आता है। The twinkling of star is due to atmospheric refraction of starlight. Since light bends towards the normal, the apparent position of star is slightly different from its actual position. Hence, the star appears slightly higher than its actual position. तो आपको स्टार जो है अपनी पोजीशन चेंज करता नजर आएगा बार बार। इसीलिए हम जो है इसको क्या कह देते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से तारा हमको टिमटिमाता नजर आ रहा है। अब ये आपको बताया गया कि ग्लास स्लैब में अगर लाइट एंटर करती है तो एयर यहाँ से, ये एयर नहीं है, ये लाइट है। एयर में से, एयर मीडियम में से लाइट एंटर करती है ग्लास स्लैब के अंदर, तो अंदर जाते वक्त वो मुड़ जाती है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, दिस इज रेयर मीडियम, मैं इसे पेन से लिखता हूँ, दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। जब भी लाइट रेयर से डेंसर में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ चली जाती है, नॉर्मल उसे अपनी तरफ बुला लेता है। वो कहता है यार बहुत डेंस है, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, ऐसे करता है वो। और अगर इसका उल्टा हो, यहाँ से लाइट एंटर करे और बाहर की तरफ जाए, तो नॉर्मल कहता है आराम से घूमो यार, बाहर बहुत रेयर मीडियम है, कोई दिक्कत नहीं है, डेंसिटी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। दोबारा बोलता हूँ आपसे, मैं इस बात को याद रखना है आपको, भूल जाओगे वरना आप, कि अगर लाइट आपकी एंटर करती है रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। और इसका अपोजिट अगर क्या हो रहा है, इसका अपोजिट ये हो रहा है कि लाइट एंटर करती है डेंसर से रेयर की तरफ तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी,
ठीक है। इंसिडेंट रे आप जानते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे लाइट टकराती है। नॉर्मल भी आपको पता है, रिफ्रैक्टेड रे आपको बता रखा है मैंने। देखो यहाँ से जो लाइन आ रही थी वो थी इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे नॉट रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड में और रिफ्रैक्टेड में डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा एक बात और, कभी भी पूरी तरीके से लाइट जो है ना वो टकरा के मुड़ती नहीं है, कुछ रिफ्लेक्शन भी होता है उसमें, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने दोनों चीजें बताई है आपको। एक रे यहाँ पे आती है, कुछ रेज अंदर जाएंगी, कुछ रे टकरा के वापस मुड़ जाएंगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। दोनों में, एक में आर आ रहा है, यहाँ पे एक में आर है और एक में एल आ रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन काम क्या है वो याद करने हैं आपको। ये क्वेश्चन के आने के चांसेस 90% है, ठीक है, एक या दो नंबर में या एमसीक्यू में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये बिल्कुल सेम पहले वाला लो है, लेकिन अब जो सेकंड लो लो है वो काम का है आपके, वो नया है। फॉर एनी टू गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम, पता होना चाहिए आपको, प्लूरल फॉर्म है मीडियम की, मीडिया। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर आप साइन थीटा निकाल दोगे, मतलब साइन निकाल दोगे अगर आप, तो उसका रेशियो और साइन टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट होता है हमेशा। मतलब अगर मान लीजिए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 है, 30 तो नहीं होगा, अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज हो जाता है, एक 30 एक 40 है, जो रेशियो यहाँ पे निकल के आएगा। दूसरे केस में अगर आप दूसरे केस में आपको एंगल अलग अलग दिए गए हैं तो वो भी रेशियो सेम आएगा, ये कहना चाह रहा है आपसे। द अबव लो कॉल्ड स्नेल्स लो, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लो, याद रखना ये एग्जाम में स्नेल्स लो के रूप में भी आ सकता है, भेज बदल के आएगा और कंफ्यूज कर देगा आपको। तो स्नेल्स लो क्या है, वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये साइंटिस्ट थे हमारे एक, विल बोर्ड नाम के, स्नेल्स उनके नाम पे रखा गया था। साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये कैसे लाइन बन गई अपने आप, मैंने तो नहीं बनाई। चलो लेट्स कंटिन्यू। जो ये सिंबल है ये आपका जो है यू बनाया अजीब सा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम टू द रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडिया। अच्छा एक और बात, ये जो है ना ये आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी है, ये पता होगा आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक फॉर्मूला है ये। इनडायरेक्टली मैं आपको बात को समराइज करूं तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जो है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है, वो आपका स्नेल्स लॉ है। और वो ये बोलता है आपसे कि साइन ऑफ इंसिडेंस, एंगल लोगे अगर आप इंसिडेंस एंगल, उसका साइन निकालोगे साइन थीटा, और साइन रिफ्रैक्टिव एंगल का निकालोगे साइन, तो दोनों का जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट आएगा हमेशा, ये आपको बताया गया है। अच्छा यहाँ पे ना ये भी पूछ सकता है आपसे, जो सिंपल क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि आपको ये डायग्राम दे दिया उसने, ठीक है, और उसने ये नहीं बताया कि ये मीडियम वन मीडियम टू क्या है, और उसने आपको दिखाया कि यहाँ से रे आई थी और वो टकरा के यूं मुड़ गई इसकी तरफ, तो बताओ कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है, तो आपको बताना पड़ेगा ये भी, ठीक है। अच्छा मीडियम वन रेयर है, मीडियम टू डेंस है। हाँ, इस केस में तो सिंपल दिख रहा है क्योंकि हमारे पास बाहर ये व्हाइट है तो ये एयर होगी, ये येलो कर दिया तो ये पानी होगा या ग्लास होगा, ठीक है। बट वहां पे वो कलर नहीं देगा ना अगर पूछना होगा तो, बट आपको याद रखना है। अच्छा आप देखिए यहाँ पे मीडियम वन है, मीडियम टू, वन और टू को याद रखना है अच्छे से क्योंकि हमारा यहाँ पे वही काम करेगा। आप जो निकाल रहे हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इनका दोनों ने वही साइन यूज कर लिया। वन टू लिखा है, तो वन टू अगर लिखा है तो ऊपर क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम वन एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम टू, एयर अपॉन में ग्लास। देखो द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, हमेशा जब भी आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हो किसी भी चीज का तो उसको जो कंपेयर करते हैं हम एयर से करते हैं, ठीक है, इन जनरल की बात कर रहा हूं मैं। जब भी हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं किसी का भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं हम कि ग्लास का इतना है, तो हमने उसे एयर से कंपेयर किया होगा तब हम ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बोला ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है, तो ऊपर एयर क्या, एयर की स्पीड आएगी, नीचे ग्लास की स्पीड आएगी, ठीक है। ऊपर एयर की स्पीड आएगी, नीचे ग्लास की स्पीड आएगी। जैसे यहाँ पे मीडियम वन की स्पीड देन मीडियम टू की स्पीड। इसके अलावा मुझे अब क्या बताना चाहिए, लाइन से शुरू हो गए हमारे, बट मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा।